हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। जी हाँ जनाब, आपका एग्जाम आने वाला है। 14 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उसके बारे में कुछ एक स्टैटिक जीके के टॉपिक में लेके आया हूं आपके सामने, जो एवरग्रीन टॉपिक है। स्टैटिक का मतलब है वे टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आपका टेम्पल्स है, डांस है, यूनेस्को है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। उनमें से एक टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो आज बात करेंगे हम यूनेस्को के ऊपर। यूनेस्को क्या है? ये यूनेस्को क्या कार्य करता है और कैसे ये साइट उठाता है, उन पे क्या क्या इसके मेन कार्य हैं और क्या उसके फायदे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपने हिंदी में पढ़ा होगा शायद, भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आई, ये यूनेस्को है क्या? यूनेस्को क्या है बच्चों? यूनेस्को है ना, यूएनओ की एक एजेंसी है। यूएनओ की एजेंसी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ क्या है। यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी नेशंस को यूनाइट करके रखता है। ठीक है, जो सभी राष्ट्रों को एक सूत्र में बांध के रखता है, ऐसे कह सकते हो आप। और यूएनओ की कोई भी एजेंसी क्यों ना हो, वो कार्य करती है ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल का मतलब क्या है? वैश्विक स्तर पे कार्य करती है, यानी कि उसके लिए सभी देश बराबर हैं, चाहे वो कितना भी पैसे वाला देश क्यों ना है और चाहे वो कितना भी गरीब देश क्यों ना है, उसकी नजरों में सभी देश बराबर हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जिस देश के पास पैसा ज्यादा है या जिस देश के पास वीटो पावर है, उसकी थोड़ी यूएनओ में ज्यादा चलती है। ठीक है, लेकिन यूएनओ की नजर में सभी देश बराबर हैं। तो यूएनओ की एजेंसी है, जैसे कि आप एकदम डब्ल्यूएचओ से ले सकते हो एग्जांपल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी इन फ्यूचर पेंडेमिक आती है या कोई भी बीमारी फैल जाती है, तो उस पर जो कार्य करेगा डब्ल्यूएचओ करेगा और वो सभी देशों के लिए बराबर ही कार्य करेगा। ऐसे ही यूएनओ की एक एजेंसी है जनाब, जिसका नाम है यूनेस्को। तो सबसे पहले ना यूनेस्को की फुल फॉर्म जानते हैं क्या है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैसे डब्ल्यूएचओ है वो हेल्थ पे कार्य करता है, डब्ल्यूटीओ है वो ट्रेड पे कार्य करता है, तो यूनेस्को किस पे कार्य करेगा? देखो नाम से ही क्लियर है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जो किसी भी देश के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करेगा, किसी भी देश के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करेगा, उस देश के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करेगा, उस देश की कल्चर को बचाने का कार्य करेगा। यानी कि किसी भी देश के अंदर शिक्षा पे कार्य करेगा, उस देश के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करेगा, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा, वो उस देश की संस्कृति को बचाएगा। कौन? यूनेस्को। क्लियर है बातें? अब बात आई कि सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है जनाब, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और पेरिस जो है ना, वो आपका सीन नदी के तट पे स्थित है। सीन नदी के तट पर स्थित है। और पूछ ले आपसे इसकी स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। क्लियर है बातें? तो इतनी सी बातें आपने ध्यान रखनी कि यूनेस्को क्या है। यूएनओ की एक एजेंसी है जो किसी भी देश के अंदर पूरे ही ग्लोबल लेवल पे कार्य करती है। मैंने बताई आपको बातें कि यूएनओ की कोई भी एजेंसी क्यों ना हो, वो ग्लोबल लेवल पे ही कार्य करती है। अब बात आई कि सर ये बताओ ये कैसे कार्य करेगा यूएनओ, किसी भी देश की संस्कृति को कैसे बचाएगा, किसी भी राज्य के अंदर अगर शिक्षा को बचाना है। जैसे कि मैं बात करूं, बिहार में सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी हमारी, जिसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा में शिक्षा को बचाने की आवश्यकता है और बिहार तो वैसे भी जनाब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो वहां पे एजुकेशन पे कार्य करने की जरूरत है। नालंदा को कहा गया है ना ज्ञान की भूमि, तो उसको बचाया गया है। और बहुत सारी चीजें, जैसे दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है, आगरा का लाल किला है, हुमायूं की टॉम्ब है दिल्ली के अंदर, इन सबको यूनेस्को ने अपना टैग दे रखा है। क्लियर है बातें? अब बात आई क्या सर संस्कृति जो है
वो ऐसी भी तो हो सकती है जैसे कोई फेस्टिवल है, यानी कि ये चीजें तो देखी जा सकती हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, टच की जा सकती है। कुछ एक ऐसे भी तो है जिनको टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्लियर है बातें? जैसे कि किसी न किसी देश का कोई म्यूजिक आर्ट है, जैसे हमारे ही भारत का राज्य है राजस्थान, वहां से एक डांस है कालबेलिया, लोक नृत्य है। ऐसे ही झारखंड से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से एक नृत्य है जिसका नाम है छऊ, तो उनको भी बचाया गया है। तो यूनेस्को ने कहा कि मैं दो प्रकार से कार्य करूंगा। कैसे? दो प्रकार की साइट डिक्लेयर करता है यूनेस्को। एक डिक्लेयर करता है टेंजिबल साइट, टेंजिबल साइट्स, और एक है इनटेंजिबल साइट्स। अब क्या फर्क है इनमें? टेंजिबल का मतलब है वे साइट्स जो हम जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनको बोलते हैं मूर्त विरासत स्थल। इनको क्या बोलते हैं? मूर्त विरासत स्थल। और इनको बोलते हैं अमूर्त विरासत स्थल, अमूर्त विरासत स्थल। क्लियर है बातें? जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा? इसमें म्यूजिक आ जाएगा, कोई भी फेस्टिवल आ जाएगा, आपका योगा आ जाएगा, कोई भी त्योहार आ जाएगा, ये सारे अमूर्त में आ जाएंगे। क्लियर बातें? कोई भी कला आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है? टेंजिबल में वे सारी चीजें जिसको आप देख सकते हो, यानी कि वे चीजें जिनकी फिजिकली प्रेजेंस है, जो एग्जिस्ट करती हैं, वे आ जाएंगी टेंजिबल में। अब टेंजिबल साइट भारत के पास कितनी है, इनटेंजिबल कितनी है? तो टेंजिबल है जनाब कितनी, आपकी 34। ये भी एक्चुअल में ऐसे बांट लो, इसको भी ऐसे बांट लो। ये तीन कैटेगरी में बांटी गई है टेंजिबल में। एक तो कैसे? कल्चरल साइट्स, कल्चरल साइट्स। एक है आपकी नेचुरल साइट्स, और एक है आपकी मिक्स्ड साइट। यानी कि कल्चरल का मतलब क्या है? एक है सांस्कृतिक स्थल, जहां पे संस्कृति बहुत ही अनोखी है, उसको बचाने के लिए। तो ये कितनी है भारत में? 34 साइट है। नेचुरल कितनी है? 7 साइट है, और मिक्स्ड है मात्र एक। तो कुल मिलाकर ये कितनी हो गई? 34 और 7 41, और एक 42 साइट हमारे पास कैसी है भारत के पास? टेंजिबल साइट्स है। क्लियर है बातें? इनटेंजिबल कितनी है? इनटेंजिबल है भाई हमारे पास 14 साइट। कैसे है? 14 साइट्स इनटेंजिबल है, यानी कि जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। जैसे कि योगा है, योगा को इसमें शामिल किया गया है। हमारा कुंभ का मेला है, उसको इसमें शामिल किया गया है। जैसे केरल से कुटियाट्टम फेस्टिवल है, उसको इसमें शामिल किया गया है। अब बात आई कि यूनेस्को ऐसी जो साइट डिक्लेयर करता है, हर एक देश में करता है, सिर्फ हमारे देश की कहानी नहीं है, हर एक देश में ऐसे बांटता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब बात आई, सर जिस भी देश के पास ये साइट्स ज्यादा हैं, क्या यूनेस्को उसको कोई टैग देता है? क्या उसको कोई रैंकिंग देता है? हाँ जी बिल्कुल। तो पहले नंबर पे किस देश के अंदर सबसे ज्यादा ये साइट है? इटली के अंदर सबसे ज्यादा साइट है, फर्स्ट नंबर पे। और दूसरे पे किसके पास है? चाइना के पास है, चाइना के पास है। हमारी भारत की रैंकिंग क्या है सर? सर हमारा भारत है ना 6ठे नंबर पे है पूरे विश्व में, यानी कि हमारे देश से यूनेस्को में जो नामांकन गए हैं वहां पे हमारा भारत 6ठे नंबर पे खड़ा है। तो तीसरे चौथे पे कौन है जनाब? एक मूवी देखी होगी आपने जिसका नाम था KGF, देखी थी KGF, लेकिन आपने याद रखना है SGF, SGF। अब S से बन जाएगा स्पेन, G से बन जाएगा जर्मनी, और F से बन जाएगा फ्रांस। यानी कि स्पेन तीसरे नंबर पे, जर्मनी फोर्थ पे, और फ्रांस आपका 5th नंबर पे आता है। अब 6th पे आता है मेरा प्यारा भारत महान इंडिया। भारत की रैंकिंग आपसे पूछ ले यूनेस्को में कितनी है? 6ठे नंबर पे हमारा भारत है। कितनी टोटल साइट्स हैं? हमारी साइट्स है जनाब 42। टेंजिबल के बेस पे मैं बातें कर रहा हूं, सिर्फ टेंजिबल कितनी है? 42। अब जो पहले वाले देश है इनके पास कितनी साइट है? सर इनके पास है ना, एक के पास 57 है, एक के पास 56 है। इटली के पास सबसे ज्यादा है। अब जिस भी देश के पास 50+ साइट है ना, उसको यूनेस्को ने कहा हम अलग से कलर बैंड उसको देंगे। तो यूनेस्को ने कहा कि पूरे विश्व में केवल 2 कंट्री ऐसे हैं जो पर्पल कलर कंट्री है। कैसे कलर कंट्री है? पर्पल कलर कंट्री। यानी कि यूनेस्को ने कहा जिस भी देश के पास 50+ साइट्स हैं उनको हम पर्पल कलर कंट्री का टैग देंगे। अब बात आई सर भारत को कैसे कलर कंट्री का टैग मिला है? जनाब जिस भी देश के पास 40 से 50 के बीच में साइट्स हैं, जिस भी देश के पास 40 से 50 के बीच में लाई करती हैं,
वे है ब्राउन कलर कंट्री, ब्राउन कलर कंट्री। क्लियर है बातें? आपसे डायरेक्ट पर्सन पूछेगा कि भारत को यूनेस्को में कौन सा कलर का टैग मिला है, तो ब्राउन कलर का भारत को टैग मिला है। क्लियर है बातें? अब बात आई कि सर यूनेस्को को कैसे पता चलेगा हमारे देश के अंदर वहां पे शिक्षा पे कार्य करने की जरूरत है, वहां पे संस्कृति को बचाने की जरूरत है, वहां पे साइंटिफिक रिसर्च करने की जरूरत है। तो बात आई, उस पर बात करते हैं, सर कैसे मिलेंगे ये टैग। चलिए जी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आई, देखो किसी भी कार्य को करने के लिए ना उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बोर्ड होता है। जैसे दिल्ली के अंदर टीचर की भर्ती को रिक्रूट करना है तो DSSS एक बोर्ड है। ऐसे ही यूनेस्को ने अपनी एक नोडल एजेंसी बना रखी है प्रत्येक देश के अंदर। यानी कि अब यूनेस्को खुद तो जाके चेक करेगा नहीं, क्योंकि यूनेस्को को तो कार्य ग्लोबल लेवल पे करना है, हर एक देश से ऐसे नामांकन लेने। तो यूनेस्को क्या करेगा, प्रत्येक देश के अंदर यूनेस्को ने बनाई है जनाब नोडल एजेंसी। क्या बनाई है? नोडल एजेंसी, जांच एजेंसी कह सकते हो। और नोडल एजेंसी का क्या कार्य है? वो नोडल एजेंसी हमारे ही भारत का कोई एक कमीशन होगा, कोई भी एक आयोग होगा, तो वो भारत में जाके विजिट करेगा कि यहां पे शिक्षा को बचाने की आवश्यकता है। और एक्चुअल में इस नोडल एजेंसी को तो यूनेस्को से ज्यादा ही पता होगा ना हमारे देश के बारे में, क्योंकि यूनेस्को तो इतना एग्जामाइन करेगा नहीं, और नोडल एजेंसी तो हमारे ही देश का एक कमीशन है। तो यूनेस्को ने नोडल एजेंसी बनाया है भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जो भारत में जितने भी पुराने बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर अध्ययन करता है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कार्य करेगा? यह भारत में जा जाके विजिट करेगा कि कहां पे शिक्षा को बचाने की आवश्यकता है। जैसे बिहार में शिक्षा को बचाने की आवश्यकता है तो नालंदा यूनिवर्सिटी को लिया और उसका नामांकन किसको भेज दिया? यूनेस्को को भेज दिया। फिर ये कुछ एक नामांकन इकट्ठे करके किसके पास भेजता है? यूनेस्को के पास भेजता है। और यूनेस्को की फिर मीटिंग होती है हर साल। यही मीटिंग होती है कि किस देश से कितने नामांकन आए हैं, किस देश से कितने नामांकन आए हैं। मान लो इसने भेज दिया 10 नामांकन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो यूनेस्को के लिए तो कार्य आसान हो गया ना भाई। एक तो यूनेस्को पूरे भारत में जाके इवेलुएट करे, एग्जामाइन करे कहां शिक्षा को बचाने की आवश्यकता है, और एक सिर्फ इन 10 को ही इवेलुएट करे। तो ऐसे समझ लो जैसे कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो और मैंने पूरी ही क्लास की कॉपी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली रो से इस बच्चे की चेक कर ली, इस वाली रो से इस बच्चे की चेक कर ली, यानी कि स्टार्टिंग के इन बच्चों की मैंने कॉपी चेक कर ली, और मैं कहूंगा आप अपनी रो की कॉपी चेक करो, आप अपनी रो की कॉपी चेक करो, यानी कि मेरे लिए कार्य आसान हो गया ना। तो बिल्कुल ऐसे ही कहानी है, यूनेस्को के लिए कार्य आसान हो गया। किसने कर दिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब मान लो 10 नामांकन इसने भेज दिए यूनेस्को के पास। अभी यूनेस्को उस पर खुद से बात करेगा, खुद से एग्जामाइन करेगा कि क्या वाकई में यहां शिक्षा को बचाने की आवश्यकता है, क्या वाकई में यहां संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। तो अगर यूनेस्को को लगा कि हां सर यहां पे संस्कृति को बचाने की वाकई में जरूरत है, तो यूनेस्को ये टैग देगा। अदरवाइज यूनेस्को, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितने नामांकन इसने भेजे हैं 10 के 10 को ही ये टैग मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये टेंटेटिव लिस्ट में पड़े रहते हैं बहुत टाइम तक। जैसे कि टेंटेटिव लिस्ट में भारत के 100+ नामांकन गए हैं, जो 6-6 महीने तो उनमें रहते ही हैं। जो अभी रिसेंटली भारत को 2 मिले हैं, शांति निकेतन और आपका होयसलेश्वर के मंदिर कर्नाटक में, तो 6 महीने उस पर यूनेस्को सर्वे करता है कि क्या वाकई में इसको ये टैग मिलने के लायक है ये या नहीं है, इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बात आई, सर एक बात बताओ मेरे को, क्या ये टैग जीवन भर रहते हैं या यूनेस्को इनको हटा भी लेता है? हाँ जी, ये टैग यूनेस्को हटा सकता है। अगर कब हटाएगा? अगर वो देश उस साइट के मैनेजमेंट में लापरवाही बरतता है, उसके मेंटेनेंस में लापरवाही बरतता है, उसका रखरखाव ठीक से नहीं करता, तो यूनेस्को वो टैग जीवन भर से हटा लेता है उस देश से। बात आई कि सर इन टैग्स के फायदे क्या क्या हैं? फायदे तो बताओ आप। मान लो भारत से ये 42 जो नामांकन गए हैं, इनके क्या फायदे? सबसे पहला फायदा क्या है जनाब, इन साइट्स को मिलती है आइडेंटिफिकेशन। क्या मिलती है? आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, इनको पहचान मिलती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि जिस भी देश से जो भी नामांकन आएंगे ना, उन नामांकन को यूनेस्को अपनी साइट के ऊपर मेंशन करके रखेगा कि भाई भारत से इतने नामांकन आए हैं, इटली से इतने नामांकन आए हैं, और यानी कि उस साइट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। ठीक है बातें। दूसरी बात आई कि आइडेंटिफिकेशन के बाद और क्या है जनाब, जब किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाती है तो एक बात बताओ, वहां पे डेवलप नहीं हो जाएगा टूरिज्म? अरे टूरिज्म डेवलप हो जाएगा, पर्यटन वहां पे बढ़ जाएगा, और जब पर्यटन वहां पे बढ़ जाएगा तो एक बात बताओ, उससे जनरेट नहीं हो जाएगा अच्छी खासी मात्रा में रेवेन्यू? और किसी भी देश की सरकार है वो टूरिज्म को बढ़ावा ही देती है, क्यों? क्योंकि टूरिज्म से रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा खासा आ जाता है। और क्या फायदा जनाब, सबसे बड़ा फायदा है इनको जिनेवा कन्वेंशन के तहत इन साइट्स को मिल जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अगर हमारे देश का किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो जिनेवा कन्वेंशन में ये बातें कही गई हैं कि कोई भी देश उस देश की यूनेस्को की साइट्स पे हमला नहीं कर सकता, यानी कि हमारे भारत के अंदर जो भी साइट्स हैं उन पे कोई भी देश अटैक नहीं कर सकता। हालांकि आप भी वहां पे हड़ताल भी नहीं कर सकते। आप दिल्ली के अंदर जैसे लाल किले को ये टैग मिला है रेड फोर्ट को, आप रेड फोर्ट के अंदर जाके हड़ताल नहीं कर सकते जनाब। क्लियर है बातें? यानी कि उस साइट्स को सिक्योरिटी मिल जाती है Z+। क्लियर है? एक फायदा और जान लो। अगला फायदा क्या है, उस साइट्स को फंडिंग मिलने लग जाती है, कहां से? यूनेस्को से। यानी कि डोनेशन देने लग जाता है यूनेस्को उस साइट के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। तो ये इतने सारे फायदे हैं यूनेस्को की साइट्स का टैग मिलने का। क्लियर है बातें? अब बात आई कि सर ये टैग जो मिले हैं ये कैसे कैसे मिले हैं, किस राज्य से कितने हैं, कौन सा सबसे पहले मिला है, कौन सा सबसे बाद में मिला है, उस पर बातें करते हैं। एक बार पीछे देख लो मैंने क्या क्या बताया। यहां से चलिए यूनेस्को के बारे में बताइए, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूएनओ का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी देश के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करेगा, साइंटिफिक रिसर्च करेगा, और वहां पे क्या करेगा, उस देश की कल्चर को बचाने का कार्य करेगा। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, सीन नदी के तट पे स्थित है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई है। क्लियर है बातें? उसके बाद फिर बताया कैसे साइट को डिक्लेयर करेगा। दो प्रकार की साइट बनाएगा, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल है मूर्त विरासत स्थल, और मूर्त विरासत स्थलों को भी तीन भागों में बांटा है। एक है कल्चरल साइट्स यानी कि सांस्कृतिक स्थल, इनको बोलते प्राकृतिक स्थल। एक है मिश्रित स्थल। मिश्रित का मतलब क्या है, यानी कि वहां पे नेचुरल सीन भी बहुत अच्छा है और वहां पे कल्चर भी बहुत अनोखी है, तो उसको बोल दिया है मिश्रित। जो भारत में एक ही है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और 14 कितनी आपकी इनटेंजिबल। फिर मैंने ये रैंकिंग बताई है कि भारत की रैंकिंग क्या है यूनेस्को में, 6th नंबर पे भारत खड़ा है। और भारत को कैसे कलर का टैग मिला है, ब्राउन कलर का भारत को टैग मिला है। पूछ लेगा आपसे भारत में कितने देश नहीं, विश्व में कितने देश ब्राउन कलर कंट्री हैं, तो कितने? SGF बताया मैंने, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस। और पर्पल कलर कंट्री कितने? 2, इटली और चाइना। चलिए जी आगे बात करते। फिर मैंने बताया सर ये कैसे कार्य करता है। यूनेस्को किसी भी देश के अंदर एक नोडल एजेंसी बनाता है, वो नोडल एजेंसी उस देश के अंदर जाके विजिट करेगी और बताएगी कि यहाँ पे शिक्षा पे कार्य करने की जरूरत है। तो भारत के अंदर नोडल एजेंसी बनाई है इसने ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जो भारत में पुरानी इमारतों का अध्ययन करता है। ठीक है, अभी ये कुछ नामांकन सिलेक्ट करेगा और यूनेस्को को भेज देगा, और फिर 4-5 महीने तक यूनेस्को उस पर एग्जामाइन करता रहता है, उस पर सर्वे करेगा कि क्या वाकई में इसको ये टैग देने की जरूरत है या नहीं। फिर मैंने इनके फायदे बताए, क्या क्या इनके फायदे। अब बात आई कि सर ये टोटल टैग कौन से हैं, आप बताओ किस राज्य से कितने। अब आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि भारत के पहले वे टैग कौन से जिनको यूनेस्को का ये टैग मिला है, कौन सी ऐसी साइट्स हैं। फिर पूछेगा सबसे नवीनतम साइट्स कौन सी है यूनेस्को की जिनको ये टैग मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं, मैप के माध्यम से याद रखेंगे। देखो स्टैटिक जीके में मोस्टली टॉपिक 80% टॉपिक हम मैप से ही कवर करेंगे। कैसे चलेंगे? मैप से। कोई भी चीजें ना आपको रटवाई नहीं जाएगी, आपसे बातें की जाएंगी सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रटवाने का क्या है, ये ट्रिक्स का क्या है, ट्रिक्स आपको थोड़े समय तक याद रहती हैं, और कंसेप्ट का क्या है आपको लंबे समय तक याद रहेगा जनाब। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम
कौन से वे साइट्स हैं, मैं बना लेते हैं एक बार। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने वे साइट्स याद रखनी जो भारत को सबसे पहले मिली है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मिली है महाराष्ट्र राज्य को, महाराष्ट्र को कहां से आ गया लेकिन ये लो जी, दोबारा से मैप बना लेते हैं एक बार। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य को ये टैग मिला है कौन सी साइड से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। आपने पढ़ी होंगी अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र से मिली। कब मिली है, प्रत्येक का सन नहीं याद रखना आपने, प्रत्येक का सन नहीं याद रखना, या तो सबसे जो पहले मिली है या भारत को जो सबसे नवीनतम मिली है या किसी की कोई अनोखी विशेषता है वो याद रखनी है। तो इनको मिला है 1983 में, 1983 में भारत को ये दो साइट प्राप्त हुई महाराष्ट्र से, और साथ के साथ दो साइट प्राप्त हुई यूपी से। कहां से प्राप्त हुई, यूपी से, 1983 में ही। इसी के साथ जैसे कि आगरा का क्या फेमस है भाई, ताजमहल, और आगरा का रेड फोर्ट, ये दो साइट यूपी से मिली और दो साइट महाराष्ट्र से मिली। तो भारत को स्टार्टिंग में ये 4 यूनेस्को की साइट मिली है, 2 यूपी से 2 महाराष्ट्र से। डायरेक्ट पर्सन आपसे पूछेगा कब मिली है भारत को, 1983 में मिली है। क्लियर है बातें। अब ऐसा करते हैं कि मैं स्टेट वाइज ही लिख देता हूं किस राज्य से कितनी साइट आई है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, यहां पे राज्य है पंजाब और यहां पे राज्य है हरियाणा। इन दोनों से क्या कोई साइट है, नहीं, इन दोनों से कोई अकेली साइट नहीं है, बजाय कि इन दोनों की एक मिश्रित साइट है जिसका नाम क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है भाई, यह चंडीगढ़ के अंदर इन दोनों राज्यों का लेजिस्लेटिव हाउस बोल सकते हो, विधानसभा भवन है इन दोनों ही राज्यों का चंडीगढ़ के अंदर। आपने सुना होगा ली कार्बोजे ने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था, उसी ने बसाया था, तो ये ली कार्बोजे का वास्तविक कार्य है। क्लियर है बातें, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बात आई सर राजस्थान से क्या है, सर राजस्थान में तो है ना बहुत फेमस है क्या, राजस्थान के फोर्ट्स, यहां के किले बहुत फेमस है, राजस्थान के किले बहुत फेमस है। तो कौन से किले फेमस है, ऐसे तो बहुत सारे किले हैं ना राजस्थान के अंदर, तो सुन लो वैसे लिख लेना, जैसे कि जैसलमेर के हैं, रणथंबोर के हैं, आमेर का फोर्ट है, गागरेन का फोर्ट है, और आपका चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। ये किले किस में ऐड किए गए हैं, यूनेस्को के अंदर ऐड किए गए हैं। अब बात आई और क्या, सर राजस्थान से ना जंतर मंतर को भी ऐड किया गया है, राजस्थान से जंतर मंतर को भी ऐड किया गया है। देखो जंतर मंतर दिल्ली के अंदर भी है, लेकिन दिल्ली वाले को ऐड नहीं किया गया है, किसको ऐड किया गया है, राजस्थान वाले को ऐड किया गया है। उसके बाद जयपुर, पूरा का पूरा शहर इसमें शामिल किया गया है, जयपुर जिसकी स्थापना सवाई मानसिंह ने की थी। और जयपुर जनाब यूनेस्को में ऐड होने वाला भारत का दूसरा शहर है, भारत का दूसरा शहर है जो पूरा का पूरा शहर यूनेस्को में शामिल किया गया। कब, 2019 में। अगर आपसे पूछ लेना पहला शहर कौन सा है, गुजरात का अहमदाबाद, 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया। क्लियर है बातें। तो यहां से फोर्ट्स है, जंतर मंतर है, जयपुर है। क्लियर है बातें। तो ये राजस्थान से है। और फिर बात करते हैं गुजरात की, गुजरात से क्या क्या भाई,
इस चीज को यहां से इरेज करके मैं यहां लिख देता। ये 1983 में महाराष्ट्र से 2 साइट मिली थी। तो गुजरात से लिखते हैं। गुजरात में सबसे पहले एक पार्क है जिसका नाम है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क को यह टैग मिला है। एक गुजरात के अंदर रानी की वाव, जो गुजरात के पाटन नामक शहर में है। रानी की वाव, ये क्या है रानी की वाव? सर ये आपके एक प्रकार से बहुत ही प्राचीन समय का तालाब कह सकते हो आप, जिसको बावड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रानी की वाव ये है, पाटन शहर में पड़ती है। और क्या है गुजरात से? गुजरात से अहमदाबाद शहर पूरा का पूरा, अहमदाबाद शहर पूरा का पूरा। इसका सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अहमदाबाद यूनेस्को में ऐड होने वाला भारत का पहला शहर है। कब ऐड किया गया जनाब? 2017 के अंदर यूनेस्को में ऐड किया गया। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे, एसएससी ने कई बार पूछा है कि भारत का पहला ऐसा शहर जो पूरा का पूरा यूनेस्को में शामिल किया गया, अहमदाबाद। और अहमदाबाद की स्थापना किसने की है? सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की है। क्लियर है बातें? और क्या है सर, एक साइट तो गुजरात को जस्ट अभी मिली है 2021 में, जिसका नाम क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा, इसको ये टैग मिला है 2021 में। क्या है सर ये? सर धोलावीरा ना, आपने हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, तो हड़प्पन सिटी है ये, हड़प्पा सभ्यता का शहर है। धोलावीरा को कुओं की नगरी बोला गया है, यानी कि यहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अनोखा है। 100+ कुएं हैं जनाब धोलावीरा में, इसीलिए धोलावीरा को भी किसका टैग मिल गया है? यूनेस्को का टैग मिल गया है। उसके बाद बात आई, देखो हरियाणा पंजाब से हो गया, राजस्थान से हो गए, गुजरात से हो गए, महाराष्ट्र की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में और कितने बचे? तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और फिर है एलिफेंटा केव्स। हिंदी में लिख सकते हो आप एलिफेंटा की गुफाएं। तो 3 तो ये गुफाएं हैं। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेगा आपसे कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कब इनको ये टैग मिला अजंता और एलोरा को? 1983 में मिला है। क्लियर है बातें? तो अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है। फिर क्या है? फिर भाई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यहां पे है ना आपका पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी है मुंबई में, इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में, और ये एयरपोर्ट भी है, तो इसको ये टैग मिला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और एक है महाराष्ट्र से जिसका नाम है मुंबई आर्ट एंड डेको। ये क्या है सर? मुंबई आर्ट एंड डेको, सर ये है ना एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें मुंबई की एक तो यूनिवर्सिटी शामिल है, मुंबई यूनिवर्सिटी, एक मुंबई का हाई कोर्ट शामिल है, मुंबई का हाई कोर्ट शामिल है, एक यहाँ पे इरोस नाम का सिनेमा है, इरोस नाम का सिनेमा है, एक यहाँ पे राजबाई क्लॉक टावर है, राजबाई क्लॉक टावर है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे कि राजबाई क्लॉक टावर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसको ये टैग मिला है। तो इन चारों बिल्डिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम क्या दे दिया? मुंबई आर्ट एंड डेको। क्लियर है बातें? तो ये तो बातें हो गई किससे? महाराष्ट्र से। उसके बाद बात आई सर गोवा में क्या है? गोवा में क्या है भाई? गोवा पे किसका अधिकार था बताना एक बार। गोवा पे किसका अधिकार था? मार्कर चेंज कर लेते हैं जनाब। गोवा पे ना पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगाली जब भारत में यहां आए थे, गोवा पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। तो गोवा में सबसे पहले बनाए थे उन्होंने क्या? चर्च बनाए थे। तो गोवा के जो चर्च हैं उनको भी ये टैग मिला है, गोवा के कॉन्वेंट या चर्च बोल सकते हो, कॉन्वेंट व चर्च, क्योंकि यहाँ पे कैसी शैली दिखाई देती है? पुर्तगाली शैली दिखाई देती है। तो पुर्तगाली शैली को बचाए रखने के लिए यूनेस्को ने इसको ये टैग दे दिया है। अब बात आई कि सर कर्नाटक से क्या है? हालांकि कर्नाटक के अगले मैप में लिख लेंगे, तब तक इधर के लिख देता हूं मैं इस मैप में। सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु से किस किस को ये टैग मिला है? तो तमिलनाडु में है सर बहुत ही फेमस महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर। कई बार सीजीएल में आया है कि महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तमिलनाडु में स्थित है। और एक है यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर कह सकते हो आप, ठीक है। बात आई सर इससे ऊपर एक राज्य है आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश से है कोई साइट? नहीं सर, आंध्र प्रदेश से कोई भी साइट नहीं है। उसके बाद साइट है उड़ीसा से। उड़ीसा में बहुत ही फेमस है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क शहर पड़ता है उड़ीसा में, सूर्य मंदिर है वहां पे, उसको ये टैग मिला है। और सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना गया है, ब्लैक पैगोडा। और सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी शैली में दिखाई देता है? यहाँ पे स्थानीय शैली है, कलिंग शैली में दिखाई देता है। और उड़ीसा राज्य का पुराना नाम भी जना गया है, कलिंग नाम रहा है उड़ीसा का। तो ये उड़ीसा से याद रखना है। उसके बाद बात आई कि तेलंगाना से क्या है सर, क्या कोई तेलंगाना से भी है? तेलंगाना से यहां लिख रहा हूं मैं बीच में, एक मंदिर है जिसका नाम है रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर तेलंगाना से। और रामप्पा मंदिर को भी किसके साथ ये टैग मिला है? जब धोलावीरा को मिला है, यानी कि 2021 में ही दो राज्यों को दो साइट प्राप्त हुई है। तेलंगाना को तो प्राप्त हुई है रामप्पा मंदिर, और गुजरात को प्राप्त हुई है धोलावीरा सिटी। क्लियर है बातें? उसके बाद बात आई कि सर और कौन से राज्य हैं। एक बार फिर से मैं मैप बना लेता हूं, कुछ एक जो राज्य बच गए हैं अगले वाले में ड्रा कर लेंगे। ये लो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं यहां कर्नाटक से साइट्स बच गई हैं, कर्नाटक की लिखते हैं। कर्नाटक से बहुत ही फेमस है कर्नाटक में हम्पी के स्मारक, हम्पी के स्मारक, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बोल सकते हैं। हम्पी के स्मारक यानी कि विजयनगर के जो खंडर थे ना, जो विजयनगर साम्राज्य के, उनको बोला गया है। तो ये हम्पी के स्मारक तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक कर्नाटक के अंदर पटाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल या पटाडकल के स्मारक बोल सकते हो, या पटाडकल के मंदिर भी आप बोल सकते हो कर्नाटक से। और एक जस्ट अभी रिसेंट में ही मिला है कर्नाटक को होयसलेश्वर के मंदिर, होयसलेश्वर के मंदिर, होयसलेश्वर के मंदिर। ये कब मिला है? ये मिला है जनाब सितंबर 2023 को, सितंबर 2023 को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, करंट अफेयर में भी आया है कि भारत की नवीनतम साइट्स कौन सी है? होयसलेश्वर के मंदिर। कहां पे? कर्नाटक में। और इसके साथ एक टैग मिला है किसको? वेस्ट बंगाल के अंदर शांति निकेतन को भी ये टैग मिला है। तो ये दो भारत की नवीनतम साइट्स रही हैं 2023 में। उसके बाद बात आई तमिलनाडु की, हमने पढ़ ली है, तेलंगाना की पढ़ ली है, उड़ीसा की पढ़ ली है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की यहां लिख देता हूं मैं, मध्य प्रदेश की बीच में लिखता हूं, मध्य में एक है सांची के स्तूप, सांची के स्तूप, जो कि कहां है? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के तट पे स्थित है। भाई ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि सांची के स्तूप किस नदी के तट पे स्थित है? बेतवा नदी के तट पे। और हम्पी के स्मारक किस नदी के तट पे स्थित है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। तुंगभद्रा किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। और कृष्णा नदी को बोला गया है भारत की डायमंड रिवर, कृष्णा नदी को बोला गया है। उसके बाद सांची के स्तूप के बाद है खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक। और खजुराहो नृत्य भी किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत ही फेमस है खजुराहो नृत्य है, मांडू है, तानसेन है, ये वाले। और एक है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, जिसको बोल सकते हो आप भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स बोल सकते हो आप। तो ये तीन साइट्स कहां से हैं? मध्य प्रदेश से है। उसके बाद बात आई कि सर और कौन सी है? क्या कोई यूपी से कोई और बची है? हाँ जी जनाब, बिल्कुल यूपी से एक और बची है, जिसका नाम क्या है? यूपी से फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जिसमें वहां की एक जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, ये सारी चीजें आती हैं यूपी से। तो क्या क्या यूपी से? एक यूपी में ताजमहल है,
एक यहाँ का आगरा का रेड फोर्ट है, एक फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश से। तो बात आई क्या सर बिहार से भी कोई साइट है? बिल्कुल, बिहार से यहां लिख देता हूं मैं एक बार। बिहार से जो साइट है, दो साइट है, एक है आपकी नालंदा महाविहार बोल सकते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी ना नालंदा में, तो उसको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, यहाँ पे महाबोधि गया का मंदिर है, महाबोधि गया का टेम्पल है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो इसको भी ये टैग मिला है। क्लियर है बातें। उसके बाद अब बात आई कि सर क्या कोई और भी टैग बचा है कल्चरल में? जनाब रेलवे को ये टैग मिला है। हमारे यहाँ रेलवे में 3 गेज पाए जाते हैं, एक है आपका ब्रॉड गेज, एक है आपका मीटर गेज, एक है आपका नैरो गेज। सर क्या फर्क है इनमें? सर ब्रॉड गेज का मतलब है यहाँ पे जो ट्रेन का ट्रैक है ना, उसके बीच में 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पाया जाता है, 1.672 कुछ ऐसी उसकी रेंज है। और मीटर गेज का मतलब है जिसमें केवल 1 मीटर डिफरेंस बीच में पाया जाता है। और एक है नैरो गेज, मान लो ये ब्रॉड गेज है, ये आपका मीटर गेज है, और ये आपका नैरो गेज है। सर इसमें क्या फर्क है? जनाब ब्रॉड गेज चलाया जाएगा आपका कहां पे, जो बिल्कुल प्लेन रीजन है, समतल मैदानों में चलाया जाता है ब्रॉड गेज। और नैरो ये मीटर गेज कहां पे चलाया जाएगा, जो आपका प्लेटू रीजन है ना, जो पठारी क्षेत्र है, वहां पे चलाया जाएगा। और जो आपका नैरो गेज है, नैरो गेज चलाया जाता है जनाब जो हिल्स एरिया है वहां पे चलाया जाता है। तो रेलवे में नैरो गेज शामिल किया गया है, और नैरो गेज में भी 3 रेलवे को। मैं यहां पे लिख देता हूं, और इसके आपको सन याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। रेलवे एक्चुअल में क्या है, ये नैरो गेज है ना, इसमें बहुत छोटी ट्रेन होती है, ये 5-6 डिब्बे होते हैं, और अंग्रेजों ने इनको चलाया था ब्रिटिश भारत में भ्रमण करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र का, यानी कि पहाड़ों को विजिट करने के लिए अंग्रेजों ने इसको चलाया था। और ये 3 ट्रेन इसमें शामिल की गई है, एक है दार्जिलिंग रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, और एक है आपकी नीलगिरी रेलवे, नीलगिरी रेलवे, और तीसरे पे है आपकी कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे, तो इनके सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दार्जिलिंग को कब शामिल किया गया? दार्जिलिंग को शामिल किया गया जनाब 1999 के अंदर। 1999 में दार्जिलिंग रेलवे को यह टैग मिला है। नीलगिरी को मिला 2005 के अंदर, और कालका को मिला 2008 के अंदर, ठीक है। इनके सन बहुत इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल का एक शहर है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले भारत में जीआई टैग भी मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, पहला उत्पाद है ये भारत का जिसको जीआई टैग मिला है। हालांकि अब तो भारत में 450 प्लस ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंट में बहुत सारी चीजों को मिला है, बिहार की शाही लीची को मिला है, उत्तर प्रदेश में अमरोहा के ढोलक को मिला है, अलीगढ़ के तालों को मिला है, हाथरस की हींग को मिला है। ऐसे नीलगिरी कहां है जनाब? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। कहां पे पड़ती है? 3 राज्यों में विस्तार है नीलगिरी का, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। तो उस पर्वतीय क्षेत्र को विजिट करने के लिए अंग्रेजों ने यह चलाया था नीलगिरी टॉय ट्रेन, तो इसको शामिल किया गया 2005 में। कालका शिमला क्या है जनाब? कालका ना हरियाणा का बिल्कुल अंतिम विधानसभा क्षेत्र कह सकते हो, पंचकुला में पड़ता है। वहां से पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक एक ट्रेन जाती है नैरो गेज, तो यह है कालका शिमला रेलवे, इसको 2008 में शामिल किया गया है। क्लियर है बातें? तो ये तो बात हो गई आपकी कैसी, कल्चरल साइट्स की बात हो गई, यानी कि टेंजिबल में एक कैटेगरी हमने पढ़ ली है। कौन सी पढ़ ली है? कल्चरल की, यानी कि सांस्कृतिक स्थल हमने पढ़ लिए हैं। किसके बचे हैं? दिल्ली के बचे हैं जनाब, दिल्ली वाले बहुत फेमस है। यहां लिख देता हूं दिल्ली से। दिल्ली में सबसे पहले क्या है? दिल्ली का रेड फोर्ट, यानी कि यहाँ के लाल किले को भी ये टैग मिला हुआ है यूनेस्को का। 3 साइट्स आती हैं दिल्ली से, एक रेड फोर्ट, एक है हुमायूं की टोम, हुमायूं का मकबरा,
हुमायूं टोम, और एक है भाई तीसरे पे कुतुब मीनार। जिसको शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में पूरा करवाया कुतुब मीनार को किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो 3 साइट्स आपकी दिल्ली से है, और बाकी हर एक राज्य की मैंने लिखवा दी है। तो ये टोटल कितनी हो गई है साइट्स आपकी? कल्चरल साइट्स हो गई है 34, जिसमें एक कर्नाटक में आई है आपकी नई होयसलेश्वर, और एक वेस्ट बंगाल की है, यहां पे लिख सकते हो। वेस्ट बंगाल की साइट्स, नई साइट्स मिली है, जिसका नाम क्या है? शांति निकेतन। शांति निकेतन को ये टैग मिला है। क्या है शांति निकेतन? जो भारत के पहले नोबेल अवार्ड प्राप्त करता है रविंद्रनाथ टैगोर, उनका आधे से ज्यादा जीवन शांति निकेतन में ही बीता है, और शांति निकेतन में इन्होंने एक विश्व भारती नाम की यूनिवर्सिटी भी बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो सबसे पहले नोबेल मिला है इनको। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला है। गीतांजलि के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो ये तो हो गई आपकी कल्चरल साइट्स। अब बात करते हैं किस पे? नेचुरल पे बात करते हैं। चलिए जनाब, एक बार फिर से मैप बना लेते हैं। ये लो जी, देखो सारे ही टॉपिक्स आपको मैप से ही पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो आपके फेयर एंड फेस्टिवल क्यों ना हो, चाहे वो आपके फोक डांस क्यों ना हो, चाहे वो आपके क्लासिकल डांस क्यों ना हो। जिस भी राज्य से जो भी डांस आएगा उसी राज्य में लिखेंगे। जैसे असम से सतारिया है तो सतारिया को इधर ही लिखेंगे, तमिलनाडु से भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम को यहां ही लिखेंगे। ठीक है बातें। तो अब बात करते हैं भारत की नेचुरल साइट्स। प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल में क्या आएंगे सर? इसमें आएंगे वे नेशनल पार्क जहां की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही अच्छी है, या ऐसे कह सकते हो वहां की जलवायु मनुष्य के अनुकूल है, ये कह सकते हो आप। तो इसमें कौन से नेशनल पार्क आएंगे? सबसे पहले आएंगे इसमें असम से। असम से बहुत बहुत फेमस नेशनल पार्क है असम का, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, और इसको ये टैग मिला था 1985 में, 1985 में बाहर इसको ये टैग मिला है। उसके बाद काजीरंगा, फिर यहीं पे है मानस, इसको भी 1985 में, और 1985 में एक और नेशनल पार्क को मिला है जो राजस्थान के अंदर है जनाब, जिसका नाम क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हो आप। तो केवलादेव के बारे में सुन लो 2-4 बातें। केवलादेव का दूसरा नाम क्या है? घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? घाना राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान से पहले ये क्या था? बर्ड सेंचुरी था, और उस टाइम पे इसका नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यानी कि पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी था। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भरतपुर, वहां पे ये, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इसका नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। लेकिन बाद में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, और इसका नाम क्या हो गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसका दूसरा नाम है घाना नेशनल पार्क। ठीक है, ये किसी अलग से वीडियो में बताऊंगा कि नेशनल पार्क क्या है, बर्ड सेंचुरी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, किसी अलग से क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। तो 2 असम से हो गए, एक आपका राजस्थान से हो गया। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और एक फिर आपका उत्तराखंड से, 2 नेशनल पार्क उत्तराखंड से, लेकिन साइट एक ही मानी गई है। तो जिसमें सबसे पहला नेशनल पार्क है नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क, और एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि नंदा देवी और फूलों की घाटी। और नंदा देवी है ना, उत्तराखंड में चोटी भी है बहुत ऊंची, भारत की तीसरी ऊंची चोटी मानी गई है। पहली केटू, दूसरी कंचनजंगा, और तीसरी यही मानी गई है। और नंदा देवी महोत्सव भी मनाया गया है उत्तराखंड के अंदर।
ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर है बहुत बहुत फेमस सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क है और सुंदरवन का डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। एक्चुअल में जनाब सुंदरवन क्या है? सुंदरवन तो ये कह सकते हो आप आलू की तरह है। आलू की तरह का मतलब क्या है कि ये गाजर के साथ भी मिक्स हो रहा है, ये गोभी के साथ भी मिक्स हो रहा है, मटर के साथ भी मिक्स हो रहा है। यानी कि सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सारी ही तो चीजें हैं सुंदरवन, ये कह सकते हो आप। क्लियर है बातें? उसके बाद फिर बात आई कितने हो गए, एक बार काउंट करके देख लो। यहां से काउंट कर सकते, पहले पे केवलादेव, दूसरे पे ये ग्रेट हिमालय, तीसरी साइट ये है, फोर्थ पे काजीरंगा, फिफ्थ पे मानस और छठे पे सुंदरवन। और मैंने कितनी बताई है? टोटल 7 नेचुरल साइट बताई है। तो एक और बची है आपकी जिसका नाम क्या है? ये वाली रेंज जनाब, ये वाली रेंज क्या नाम है इसका? ये है आपका वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वत। कब शामिल किया गया? 2012 में इसको शामिल किया गया। भारत का एकमात्र ऐसा पर्वत है, भारत का एकमात्र पर्वत है जो यूनेस्को में शामिल है, जो यूनेस्को में शामिल है। यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत को किस लिए शामिल किया गया है जनाब? यहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर भारत में कहीं पाई जाती है तो पश्चिमी घाट पर्वत पे पाई जाती है। यानी कि आप देखोगे सबसे ज्यादा वो जैव विविधता है ना, पेड़ों में भी और आपकी जीवों में भी, यानी कि यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। लगभग 6 से 7 हजार प्रकार के तो यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती है। तो इसीलिए वेस्टर्न घाट को ये टैग मिला है 2012 में। क्लियर है बातें? और एक बात और भी सुनो इसमें, वेस्टर्न घाट में भारत में स्थित तो सबसे लंबा पर्वत भी है, 1610 किलोमीटर इसकी लंबाई है, या 1600 भी लिखी मिलेगी कई कई किताबों में आपको। तो 1600 किलोमीटर के दायरे में भारत में स्थित है। समझ रहे हो ना आप मेरी बातें? भारत का सबसे लंबा पूछ ले तो हिमालय है, लेकिन भारत में स्थित पूछ ले तो वेस्टर्न घाट। क्योंकि हिमालय का विस्तार जनाब भारत में ही नहीं है, हिमालय पाकिस्तान में भी फैला है, अफगानिस्तान में भी फैला है, चाइना में भी है, म्यांमार में भी है, नेपाल में, भूटान में, कई देशों में हिमालय का विस्तार है। तो वैसे पूछ ले कि भारत का सबसे लंबा पर्वत तो हिमालय है, और ऐसे ही भारत में स्थित भारत का सबसे लंबा पर्वत पूछ ले तो आपका वेस्टर्न घाट। अब एक साइट और बच गई, कौन सी बच गई? देखो आपकी कल्चरल हो गई है 34 और आपकी 7 ये हो गई है 34 और 7 41। एक साइट बची है जो आपकी मिक्स्ड साइट है यूनेस्को की, जिसका नाम क्या है? यहां पे लिख देता हूं मैं। ये कौन सा राज्य है बताओ? सिक्किम। सिक्किम। तो सिक्किम से एक साइट है यहां पे लिख रहा हूं मैं, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं यहां। भारत की एकमात्र मिक्स्ड साइट है यूनेस्को की, मिश्रित साइट है। क्लियर है बातें? यानी कि यहाँ पे नेचुरल सीन भी बहुत अच्छा है और यहाँ की कल्चर भी बहुत अनोखी है। नेचुरल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो प्रकृति है, यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही मनुष्य के अनुकूल है, ये कह सकते हो आप। क्लियर है बातें? और कंचनजंगा भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहां लिख देता हूं मैं, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी सबसे ऊंची है, पहली कौन सी है? K2, लेकिन K2 विवादित क्षेत्र में है, POK में पड़ती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पूरी तरह से उसको भारत में नहीं माना गया। तो अगर पूछ ले भारत में स्थित सबसे ऊंची तो कंचनजंगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची तो आपकी कंचनजंगा दूसरे पे आ जाएगी। क्लियर है बातें? अब कंचनजंगा के सम्मान में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है चू-फाट नृत्य। चू-फाट नृत्य कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? सिक्किम में बहुत ही फेमस जनजाति है जिसका नाम है लेपचा जनजाति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार एसएससी ने पूछा कि लेपचा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और किसके सम्मान में नृत्य करती है? कंचनजंगा में। कंचनजंगा को कहा गया है सिक्किम की रक्षा देवी, इसको बोला गया है।
सिक्किम की रक्षा देवी कंचनजंगा को बोला गया है। क्लियर है बातें? तो ये तो थी आपकी यूनेस्को की टोटल साइट्स हो गई है, आप यहां पे देख सकते हो। जिसमें इसमें मैंने कौन सी बताई है, इसमें मैंने आपको नेचुरल बताई है साथ के साथ, और एक कौन सी बताई है आपकी मिक्स्ड वाली बताई है। तो भारत में एक साइट मिक्स्ड साइट है जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और कंचनजंगा नाम का बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिक्किम में, कंचनजंगा नाम की चोटी भी है, और कंचनजंगा नाम का ये नेशनल पार्क है जिसको ये टैग मिला है। क्लियर है बातें? उसके बाद चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहां से तो मैंने रिवाइज करवा ही दिया था कि यूनेस्को क्या है, किस पे कार्य करता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, इसकी स्थापना कब की गई है। एक बार सारी चीजों को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि कहां से कैसे कैसे पर्सन पूछता है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी देश के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करेगा, किसी भी देश के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करेगा, किसी भी देश के अंदर वहां पे कल्चर को बचाने का कार्य करेगा। ये कार्य करेगा और कार्य करता है ग्लोबल लेवल के ऊपर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस सीन नदी के तट पे, स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को। क्लियर है बातें? उसके बाद फिर मैंने ये बातें बताई है कि कैसे साइट्स को उठाएगा। कुछ एक साइट्स ऐसे हैं जो टेंजिबल है और कुछ एक ऐसी हैं जो इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल नहीं पढ़ी हमने, ऐसा करते हैं इसमें इनटेंजिबल को पढ़ लेते हैं, तो फिर आपका यूनेस्को कंप्लीट ही हो जाएगा। एक बार इसको देख लो, फिर इंटेंजिबल पे बातें करते हैं। टेंजिबल में तीन कैटेगरी बताइए, कल्चरल है, नेचुरल है और मिक्स्ड है। कल्चरल में सांस्कृतिक स्थल आ जाएंगे जिनकी संस्कृति बहुत ही अनोखी है, बहुत ही प्राचीन है, या वो विलुप्त होने को है, उसको बचाने के लिए ये टैग दिया गया है। नेचुरल में जहां की प्राकृतिक जो स्थिति है बहुत ही अनुकूल है मनुष्य के, ये कह सकते हो। और मिक्स्ड का मतलब क्या है, वहां पे कल्चर भी बहुत अनोखे है और वहां पे नेचुरल सीन भी बहुत ही अच्छे हैं। क्लियर है बातें? उसके बाद फिर ये मैंने रैंकिंग बताई है, भारत कहां पे है, 6th नंबर पे है भारत। और उसके बाद फिर मैंने इनके फायदे बताए, क्या क्या फायदे मिलेंगे। उस साइट को पहचान मिलेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उस साइट पे पहचान मिलते ही वहां पे टूरिज्म डेवलप हो जाएगा, पर्यटन। और किसी भी देश की सरकार है ना, हमेशा ही पर्यटन को बढ़ावा देती है जनाब, क्योंकि पर्यटन से क्या जनरेट होता है, अच्छी खासी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और जिनेवा कन्वेंशन के तहत उस साइट्स को मिलता है क्या, सिक्योरिटी मिलती है Z+, ताकि उस पर कोई भी देश अटैक ना कर पाए। इवन हमारे देश के नागरिक भी वहां पे हड़ताल तक भी नहीं कर सकते, स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। और उस साइट्स को फंडिंग मिलती है यूनेस्को के द्वारा। और कैसे ये टैग मिलता है, मैंने बताया, यूनेस्को हर एक देश में अपनी नोडल एजेंसी बनाता है अपने कार्य को आसान करने के लिए। क्लियर है बातें? तो भारत में नोडल एजेंसी क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारत में जा जाके विजिट करेगा और कुछ नामांकन लेगा और उनको यूनेस्को के पास भेज देगा। चलिए जी, फिर ये मैंने कुछ एक लिख दिए साइट्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले महाराष्ट्र को और यूपी को मिली है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा को ये टैग सबसे पहले मिला था, और यूपी में आगरा के ताजमहल को, और आगरा के अंदर ही है रेड फोर्ट को ये टैग मिला है। फिर हर एक राज्य की मैंने साथ के साथ लिख दिए। उसके बाद बात आई अब इंटेंजिबल पे और बात कर लेते हैं। देख लो एक मिनट, सबसे पहले बात है कि यूनेस्को ने ये कब सोचा कि हमने इंटेंजिबल पे भी कार्य करना चाहिए। तो यूनेस्को ने 2003 में एक कन्वेंशन किया, यहां पे लिख सकते हो आप, यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ intangible sites।
यानी कि अमूर्त विश्व विरासत स्थलों के लिए यूनेस्को की एक संधि थी, जिसपे यूनेस्को ने बात की कि कुछ एक ऐसे भी तो साइट्स हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, जैसे कोई कला ही क्यों ना हो, यानी कि जिनको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, उनको भी हम बचाएंगे, उनको भी यह दर्जा दिया गया जो बहुत ही फेमस है। तो भारत में सबसे पहले इनटेंजिबल में शामिल किया गया। लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं कुछ एक, जैसे पहले पे ये दर्जा मिला है वैदिक जप को, यानी कि जिसने वेदों को पढ़ लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को पढ़ लिया, ऐसा माना गया है। तो वेदों को ये टैग मिला है। कब मिला है? 2008 में। 2008 में पहली इनटेंजिबल साइट्स है यूनेस्को की भारत से। क्लियर है बातें? अगर टेंजिबल में पहली पूछ ले तो 1983 में महाराष्ट्र से अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और यूपी से क्या है, वहां का ताजमहल और वहां का रेड फोर्ट आगरा का। ये आपके टेंजिबल में, और इनटेंजिबल में पहली वैदिक जप। अब मैं कुछ एक लिख रहा हूं अलग अलग राज्यों से। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहां लद्दाख के अंदर बहुत ही फेमस है जनाब, लद्दाख का बौद्ध जप इसमें शामिल किया गया है। लद्दाख का बौद्ध जप इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, एक साइट ये हो गई। अब आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो गांव में जो आते हैं ताला ठीक करने वाले या बर्तनों को ठीक करने वाले, अक्सर वे कौन होते हैं? पंजाबी लोग होते हैं ना। यानी कि उनके पास एक अनोखी कला है बर्तन को बनाने की। तो पंजाब के बर्तन बनाने के शिल्प इसमें शामिल किए गए हैं। बर्तन बनाने की कला कह सकते हो या शिल्प कह सकते हो, एक ही बात है। और मुख्यतः पीतल के बर्तन ये यहाँ पे बनाते थे, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। देखो, कला को तो टच तो नहीं किया जा सकता ना देखा जा सकता, सिर्फ उसको तो महसूस किया जा सकता है कि इस कला में ये बर्तन बनाया गया है, तो उस कला को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद राजस्थान से बहुत ही फेमस एक नृत्य है जिसका नाम है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया, कालबेलिया ये नृत्य भी है और कालबेलिया महोत्सव भी है, राजस्थान से बहुत ही फेमस है। उसके बाद फिर केरल से है, केरल से है कुटियाट्टम, कुटियाट्टम और मुदियेट्टू। ये दोनों अलग अलग है जनाब। ये क्या है सर? ये सर यहाँ के रंगमंच थिएटर है, या अनुष्ठान थिएटर बोल सकते हो, या यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम बोल सकते हो आप केरल के। कुटियाट्टम और मुदियेट्टू, और कुटियाट्टम को जब ये टैग मिला वैदिक जप के साथ ही मिला था 2008 में, यानी कि ये दो साइट भारत को एक साथ मिली है। क्लियर है बातें? उसके बाद फिर क्या है, यूपी से क्या है, रामलीला यूपी की बहुत ही फेमस है, तो यूपी से रामलीला को ये टैग मिला है। और उत्तराखंड से क्या है, उत्तराखंड का एक त्योहार है राममन, राममन, ये गढ़वाल हिमालय का त्योहार है। किसका त्योहार है? गढ़वाल हिमालय का त्योहार है, क्योंकि उत्तराखंड के जिलों को दो भागों में बांटा है, एक कुमाऊं हिमालय, एक गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल क्षेत्र में ये त्योहार मनाया गया है, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। फिर बात आई मणिपुर से, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है संकीर्तन। तो मणिपुर से क्या है, संकीर्तन को इसमें शामिल किया गया है। और बहुत सारी चीजें क्या है जो पूरे भारत को ही रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि योगा बनाते हैं ना, ठीक है, योग दिवस, तो योगा को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद बात आई किसको शामिल किया गया है, नौरोज को। नौरोज, नौरोज क्या है, ईरानी या नववर्ष बोलते हैं इसको, तो नौरोज को इसमें शामिल किया गया है, जो 21 या 22 मार्च के एक दिन पहले या बाद में मनाया जाता है। इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं होती। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे कुंभ का मेला, कुंभ का मेला जो हर 4-4 साल में लगता है। भारत के कितने शहरों में लगता है? 4 शहरों में लगता है। एक तो कहां लगता है, इलाहाबाद में लगता है, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, गंगा नदी के तट पे उत्तर प्रदेश में। एक आपका हरिद्वार में लगता है, एक कहां लगता है, उज्जैन में लगता है, ठीक है, शिप्रा नदी के तट पे। एक महाराष्ट्र में लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पे। तो इसको शामिल किया गया है। और क्या इसमें शामिल किया गया है, और लिख सकते हो आप, वेस्ट बंगाल से सबसे नवीनतम साइट दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का, दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे कि भारत की नवीनतम इनटेंजिबल साइट्स बताओ, किस राज्य को मिली है? वेस्ट बंगाल। क्या नाम है? दुर्गा पूजा। क्लियर है बात पे? उसके बाद बात आई और क्या है सर, एक बहुत ही फेमस है ना, एक बहुत ही फेमस डांस है जिसका नाम क्या है? छऊ। छऊ नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। छऊ को और कालबेलिया को ये टैग एक साथ मिला था। मैं यहां पे लिख देता हूं छऊ के बारे में, क्योंकि 3 राज्यों का नृत्य है छऊ। छऊ एक है आपका पुरलिया छऊ, एक है आपका सरायकेला छऊ, और एक है आपका मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ। पुरलिया छऊ कहां का है? पुरलिया छऊ है आपका वेस्ट बंगाल का। सरायकेला छऊ कहां का है? आपका झारखंड का। और मयूरभंज छऊ कहां का है जनाब? आपका उड़ीसा का। ठीक है बातें? मयूरभंज छऊ कहां का है? उड़ीसा का है। और उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं आपकी, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, संथाली जनजाति से बिलोंग करती हैं। मयूरभंज जिला है इनका। भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति ये बनी है। क्लियर है बातें? तो ये इनटेंजिबल साइट्स मैंने आपको बता दी है और टेंजिबल भी बता दिए। ये था यूनेस्को। यूनेस्को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पर्सन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वनडे एग्जाम। ठीक है, तो आज की बातें इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो।